जय हिंद साथियों। सभी भाई बहनों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी 2023 को हमने आपने अपने 74वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही खुशी से आनंदपूर्वक मनाया। किंतु मैं अपने सभी बहनों भाइयों से जो कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक जो एक नॉलेज है या जो जानकारी है वो शेयर करना चाहता हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि सब बहन भाई इसका मतलब जानते होंगे, और जो मेरे छोटे भाई बहन नहीं जानते होंगे मैं उनसे अपनी एक बात साझा करना चाहता हूं कि हम और आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर वर्ष 26 जनवरी को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। किंतु साथियों, जो गणतंत्रता है या जो गणतंत्र दिवस का महत्व है या गणतंत्र का अर्थ क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, कई बार हम और आप एक लयबद्ध तरीके से या धारा प्रवाह में चीज़ों को बस कहते सुनते चले आते हैं। क्या हम उन चीज़ों की जो गहराई से जो जानकारी है क्या हम वो रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं? तो बस इसी को आज बड़ा अच्छा और शुभ अवसर है, बड़ा पावन दिवस है और राष्ट्रीय पर्वों में से एक पर्व है आज गणतंत्र दिवस। तो बस मैं यही आपसे साझा करना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस का आखिर अर्थ क्या है, क्या इसके मायने होते हैं। तो इसकी शुरुआत हम और आप कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आप ऐसे मान के चलिए कि 4 प्रकार के राज्य होते हैं या उस समय होते थे जब हम और आप आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक तो हमारा होता है जो उस समय माना जाता था कि कॉलोनियल, जो कॉलोनी होती थी, अर्थात कोई भी एक राज्य, राज्य से तात्पर्य यहाँ पे मेरा किसी प्रदेश से नहीं है, राज्य से तात्पर्य है राष्ट्र से, देश से। तो कॉलोनी से तात्पर्य ये होता था कि किसी भी राज्य का या किसी भी देश का किसी देश पर पूर्ण रूपेण जो अधिकार होता था उसे उसकी कॉलोनी माना जाता था। दूसरा होता था प्रोटेक्टरेट। उससे तात्पर्य ये था कि कोई एक राज्य स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के साथ साथ उसमें बस इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि सेना या अन्य कोई एक्सटर्नल अफेयर ऐसा होता था जिसमें किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप रहता था, उसे प्रोटेक्टरेट मान लिया जाता था। तीसरा अगर हम आप बात करें तो तीसरे से तात्पर्य है डोमिनियन स्टेट। इसकी क्रोनोलॉजी आप समझते चलिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा कि गणतंत्र का क्या मतलब है। तीसरा जो था वो डोमिनियन। तो डोमिनियन से तात्पर्य ये है एक राज्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, आज़ाद है, वह अपने सारे फैसले स्वयं करता है, किंतु जो उसका हेड ऑफ स्टेट है या जो उसका मुखिया है या जो उसका राष्ट्र अध्यक्ष है वो किसी अन्य देश का जो होता है मुखिया, वो मान लिया जाता है सिर्फ नाम मात्र के लिए, लेश मात्र के लिए, किंतु राष्ट्र अध्यक्ष तो कोई और ही है। तो ये हुआ डोमिनियन। चौथा अगर हम आप बात करते हैं तो वो है सोवेरियन, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसका तात्पर्य ये होता है कि एक राज्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, सारे फैसले वह स्वयं करेगा और किसी भी राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, उसका स्वयं का राष्ट्र अध्यक्ष होगा, उसका स्वयं का मुखिया होगा। तो ये सॉवरेनिटी। अब मैंने कितनी 4 चीज़ें बताई हैं आपको, कॉलोनी, प्रोटेक्टरेट, डोमिनियन और चौथी सॉवरेनिटी। तो इसका हमारे गणतंत्र से क्या संबंध है? तो संबंध ये है, आप ये मान के चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ इन चारों चीज़ों की, आप क्रोनोलॉजी समझ गए। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि जैसे मैं आपको यहाँ से सीधा ले चलूँगा, आप पहुँचिए 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का, अक्सर कांग्रेस के सारे अधिवेशन देखने में आते हैं कि दिसंबर में होते थे। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 31 दिसंबर यानी वर्ष का अंतिम दिन। तो वर्ष के अंतिम दिन उनका अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में
उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था, वहाँ पे ऐसा कहा गया और ये माना गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 को हम भारत को पूर्ण स्वराज्य बना देंगे, अर्थात हम भारत को आज़ाद करा लेंगे। कितने दिन बाद? 31 दिसंबर को ये अधिवेशन चल रहा है और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा। अच्छा, तो ये मान के चलिए, ये जो हम 26 जनवरी को ही जो मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस, तो ये उस अधिवेशन में इस तारीख को लिख लिया गया, याद कर लिया गया कि हम अपना जो भी मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस वो 26 जनवरी को ही मनाएंगे, अब वो 1930 हो या कोई और हो। ये दिवस जो है वह हाईलाइट हुआ और इसको मान लिया गया। अच्छा, तो उस समय उस अधिवेशन में कुछ लोग ऐसे थे, या उस समय की अवधारणा आप मान लीजिए कि लोग वर्षों की जो गुलामी थी उससे परेशान थे, दिक्कत में थे। तो उनमें से कई व्यक्तियों का ये मानना था, कई नेताओं का ऐसा मानना था कि क्यों ना भारत को एक डोमिनियन के रूप में ही आज़ादी मिल जाए, तो उसी में वो संतुष्ट थे। किंतु देयर वर 2 पर्सन एट दैट टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दे वर टोटली डिसएग्री, वो बिल्कुल असंतुष्ट थे इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत होगा तो पूर्ण स्वराज होगा, सॉवरेन कंट्री बनेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा। अतः ये बात धीरे धीरे आगे चली। तो ये धीरे धीरे जब बात आगे चली, अब क्या होता है, 18 जुलाई 1946 को 18 जुलाई 1946 को इंग्लैंड की जो संसद थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लेबर्स जो थे, वहाँ पे एक एक्ट पास होता है। अर्थात वहाँ पे चर्चाएं बड़ी जोर शोर से थीं कि भारत को 1948 तक हर हालत में आज़ाद कर दिया जाएगा। किंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण इस गतिविधि को या इस प्रक्रिया को तेज चलाया गया। अब तेज चलाने के साथ साथ क्या हुआ, 18 जुलाई 1946 को संसद में एक एक्ट पास होता है, एक एक्ट पारित होता है जिसे नाम दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब 18 जुलाई को पास हुआ तो उसमें ये दिन निर्धारित किया गया, एक्ट तो पास हो गया, दिन निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। किंतु 15 अगस्त को तो आज़ाद कर दिया जाएगा, किंतु उस एक्ट की कुछ जो बातें हैं वो हमें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए और वो दिमाग में होनी चाहिए। उस एक्ट का ये तात्पर्य था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएगा, पहली उसमें उसका जो मुख्य बिंदु। दूसरी बात, भारत में अब जो है वो 2 डोमिनियन में आज़ाद किया जाएगा। 2 डोमिनियन समझिए आप, यानी वहीं से संसद से उस इंडिपेंडेंस एक्ट में आया कि अब इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन में आज़ाद कर दिया जाएगा। अब डोमिनियन का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डोमिनियन से तात्पर्य है कि आज़ाद हो जाएंगे, सारे काम ये स्वयं देखेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो होगा इंग्लैंड का जो भी किंग जो उस समय थे, जॉर्ज छठे थे शायद, तो जॉर्ज छठे जो हैं वो राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे डोमिनियन के रूप में। तीसरा उसमें जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि एकदम तो फिर उसमें ये कहा गया था कि संविधान ये लोग जब तक अपना नहीं बना लेते हैं तब तक इनका जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी कार्य होंगे तो वो कैसे होंगे। हमारा जो है एक एक्ट वो था इंडियन एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और आपको इस बात को मैं आगे इसमें डिटेल में बताऊंगा कि उस अधिनियम से हमारा संविधान का क्या ताल्लुकात रहा है। तो ये तीसरी चीज़ ये। चौथा उसमें ये था कि डेट निर्धारित की गई थी कि 15 अगस्त 1947 को ये आज़ाद कर दिए जाएंगे, तो अपना शासन ये 1935 अधिनियम के अंतर्गत चलाएंगे। अच्छा, जब ये पास हुआ अधिनियम या जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया, हम और आप पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं, राष्ट्राध्यक्ष अभी भी इंग्लैंड का राजा था, तो संविधान बनाने की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी।
46 से ही। तो 1946 से 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का कार्य चलता रहा। तो संविधान समिति ने काफ़ी काम किया और उस समय के जो 2 व्यक्ति थे वो सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाते थे। एक अपने जो डॉक्टर BN राव थे और दूसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारे संविधान की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये लगातार उस पर काम चल रहा था। उस पर काम चलते चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। तो 1947 से जो 1950 तक की यात्रा है, 1947 से 1950 तक की यात्रा, इसमें आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा जो समय है वो संविधान में लगा, संविधान बनाने पे लगा। और इस बीच में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो ये एक देश से आज़ादी मिली थी और एकदम से चीज़ों को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। इसलिए 1 वर्ष तक जो इंग्लैंड की तरफ से वायसराय थे, आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन, वही आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और उनके बाद 1 साल का कार्यकाल संभाला था CR राजगोपालाचारी जी ने। उसके बाद अंतरिम सरकार ने ही, संविधान सभा की अंतरिम सरकार ने ही ये अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, एक तरह से अपना मुखिया या प्रेसिडेंट नामित कर लिया था। और जब धीरे धीरे ये बात आगे आई तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा में वो स्वर्णिम, मैं तो कहता हूँ वो स्वर्णिम अक्षर बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा की बैठक हुई। उस दिन क्या हुआ, पंडित जी ने संविधान सभा में अपनी प्रस्तावना लेके आए, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, बड़ी सुंदर चीज़ कही है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे गीता सार पढ़ने के, पूरी किताब पढ़ने के बाद जो उसका एक सार निकाला जाता है, गीता सार, जिसे पढ़ के हम और आप अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो मैं कहता हूँ तो ऐसा ही पूरा संविधान का सार उन्होंने चंद पंक्तियों में कहा। पंडित जी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, इनकी स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके नागरिकों में उनकी राष्ट्र की एकता, अखंडता की बंधुता को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात कौन? समस्त भारत के लोग। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बातें कही इसमें, और फिर यही प्रेम्बल बना है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है। तो पंडित जी के ये शब्द हमेशा गूंजते रहते हैं दिमाग में, हर व्यक्ति को ये याद होना चाहिए। तो अब जब सारे काम तैयार थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सारी चीज़ें होने के बावजूद ये कहा गया कि जो अधिवेशन में कहा गया था, पंडित जी से कहा गया कि जो अधिवेशन में कहा गया था कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे। तो वो तिथि पहले से निर्धारित थी 26 जनवरी। अब 26 जनवरी होना 1930 था, किंतु बेशक हमें इतने वर्ष लगे, हमने डोमिनियन स्वीकार नहीं किया, हम सॉवरेंटी में निखर के सामने आए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपना राज्य बनाया। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक का जो हमने और आपने इंतज़ार किया, वो उसी तिथि के लिए किया कि जो अधिवेशन में तिथि मतलब सबने मानी थी, जानी थी। तो इसलिए वो 2 महीने का इंतज़ार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्णतः लागू हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा साथियों,
हमारे संविधान में 395 मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो 394वां जो अनुच्छेद था उसमें ये कहा गया है, उसमें ये वर्णित है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और उसमें ये भी था कि लागू तब 26 जनवरी 1950 को किया जाएगा, किंतु जिस दिन संविधान सभा में ये पारित हुआ था, ये पंडित जी ने ये कहा था, उसी समय 10-15 अधिनियम ऐसे थे जो उसी समय से उसमें लागू हो गए थे और वो चल रहे थे। तो उनमें से जैसे कि सिटीजनशिप का जो भी उसमें था वो शुरू हो गया था उसी दिन से। अतः 395वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि ये 395वां जो अनुच्छेद है, तो संविधान सभा ने उसमें ये शक्ति दी थी कि 395वां अनुच्छेद का तात्पर्य है कि जो अभी तक 47 से और अब तक जो भारत शासन अधिनियम 1935 चला आ रहा है उसको खत्म करने की उसमें शक्ति थी। अतः जो पुराने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो कुछ भी है, तो वो जो पूर्ण तरीके से जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जो आ रही थी वो 395 अनुच्छेद में शक्ति दी गई थी। और उसमें कहा गया था कि हम इसको पूरे तरीके से जो पीछे चली आ रही हैं शक्तियाँ इसको ख़त्म करते हैं और अपने संविधान के माध्यम से ही हम अपना खुद का राष्ट्राध्यक्ष चुनेंगे। तो उस ही दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ तो जो जॉर्ज छठे थे उनको हटाकर अंतरिम जो चुनाव किया संविधान सभा ने वो किसका किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया, मुखिया चुना गया देश का। और वह 2 वर्ष तक 50 से 52 तक, क्योंकि पहले चुनाव 1952 में हुए, तो 1952 तक जो अंतरिम हमारे जो चुन के गए राष्ट्रपति वो डॉक्टर साहब रहे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो फिर 52 में चुनाव हुए, 52 से फिर 57, 57 से 62, लगभग 12 वर्ष डॉक्टर साहब राष्ट्रपति के पद पर रहे। अतः ये हमारा जो 26 जनवरी हमने आपने निर्धारित कर ली थी अधिवेशन में, ऐसा ही अमेरिका का और एक इतिहास चला आता है। तो उनका कोई नॉर्थ जो अमेरिका है वहाँ आसपास एक युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया था कि हम 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो वो 4 जुलाई ना हो पाया, 5-6 वर्ष वो लेट हुए और आज़ादी किसी और दिन मिली, किंतु उनका जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो 26 जनवरी ही क्यों चुना, या 26 जनवरी को हम और आप अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, मैं आशा करता हूँ कि जो भी क्रोनोलॉजी मैंने बताई है या जो समझाई है वो आप सबको समझ में आया होगा। और गणतंत्र का क्या मतलब है, गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक जो है वो लैटिन भाषा के रिपब्लिका से बना है, जिसका मतलब पब्लिक से लोग, री से संबंधित, यानी लोगों से संबंधित, लोगों की ही सरकार, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो चला है जो नियम। अतः ये सारी क्रोनोलॉजी होगी हमारे संविधान के लागू होने की। दूसरी बात आप ये देखिए, सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उन सभी महानुभावों को जो इतनी तकलीफ़ें और परेशानियाँ झेलने के बाद डटे रहे, लड़ते रहे और अंततः हमें और आपको संविधान दे के गए। आज हम और आप सभी धर्म के लोग बड़े प्यार मोहब्बत से, बेशक हम लोग काफ़ी धर्म जातियों में बटे हैं, किंतु ये हमें विभाजन नहीं सिखाता है, ये हमें जोड़ना सिखाता है, जुड़ना सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और पूरी दुनिया में भारत का जो एक प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो जानी जाती है, पहचानी जाती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए हम और आप जाने जाते हैं। मैं तो ये मेरा पर्सनल एक विचार है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारत हमारा एक हरा भरा बाग है, हरा भरा एक बगिया है। उस बगिया में भिन्न भिन्न जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग खूब अपना रंग बिखेर रहे हैं, जिससे हमारा जो भारत जो एक बाग है वो खूब लहलहाता हुआ अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। तो ये सुंदरता ऐसे ही बरकरार रहे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको वर्णित किया। और BN राव जी जो कि बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने 60 संविधानों को अध्ययन करके फिर अपने भारतीय संविधान को
उसमें भारतीय संविधान को निर्माण उसका किया, जिसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो जो भी लोग संबंधित हैं इनसे, उन सबको कोटि कोटि नमन है। और अधिकार देखिए संविधान से क्या मिले कि समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा पिछले से पिछला, दबे कुचले से बिल्कुल अदना सा व्यक्ति भी अपने अधिकारों को पहचानता है, जानता है, और अपनी जो एक उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उसका जीवन जीने का तरीका है, उन्होंने उसमें निखार आया है। आज हर व्यक्ति उठ के निकल के सामने आ रहा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात संविधान की ही मैं तो देन मानता हूँ कि आज़ादी से पहले माँ बहनों की स्थिति में भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, उनकी काफ़ी परेशानियाँ देखने को आईं, और संविधान ने ऐसी शक्ति दी कि इसी संविधान की ताकत की वजह से महिला माँ बहनें निकल के सामने आई, राजनीति में आई, इंजीनियरिंग में आई, डॉक्टरी में आई, मिस यूनिवर्स बनी, मिस वर्ल्ड बनी, तमाम इन चीज़ों को चढ़ते हुए आई। और इंदिरा गांधी जी, नमन है उनको, उन महान विभूति को, जो इसी संविधान के कारण देश की महिला प्रधानमंत्री बनी, और ऐसी प्रधानमंत्री बनी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना गया। और कहावत भी बन गई थी एक बार को कि उन्होंने कितने ही त्याग और कठिन परिश्रम किया होगा कि उन्हें इस कहावत सुनने को मिली कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। तो संविधान हमें सबको मिलजुल के रह के अच्छे तरीके से भारत को एक सभी के साथ जुड़कर मिलकर रह के प्यार मोहब्बत से रहना जीना सिखाते हैं। दबे कुचलों के अधिकारों को पहचानना, अपने अधिकारों के माध्यम से आगे आना, और हर व्यक्ति को आगे आने का मौका मिलता है। और लोकतंत्र बड़ा, मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र से अच्छा अगर कोई किसी भी व्यक्ति के लिए कोई उपहार या इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, जहाँ पर हमें तुम्हें आज़ादी से अपनी बात कहने का, अभिव्यक्ति का, जैसा कि प्रेम्बल में मैंने आपको बताया कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो सबको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्कूली किताबों के साथ साथ प्यारे भाइयों बहनों, और कोई किताब आप पढ़ें या ना पढ़ें, पर संविधान को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर जानें, जो कि हमें हमारे अधिकारों के बारे में जगाता है, पहचान कराता है। और जिस व्यक्ति को अपने अधिकार मालूम पड़ जाते हैं, मालूम होते हैं, जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है, बात करने का सलीका लहजा बदल जाता है। और जब हमें अपने अधिकार मालूम होते हैं तो कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। तो अपने अधिकारों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अतः काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो जाते जाते एक बार फिर सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार, और आप सभी को एक बार पुनः 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।